Good morning, one and all. Today we are going to start a new unit and the first unit of this syllabus, MA Previous or MA First Sem. The name of the section or the name of the unit which I am going to discuss is element of poetry or nature of poetry. So, if you will get a question like what is the definition, nature and element of poetry, so you are very confused from where to write. So I am giving you a perfect answer and making you understand what is required to know on your part, and this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So here students, I would like to discuss, first of all I would like to discuss the definitions. यहाँ पर मैं definition discuss करूँगी कि एक्चुअली हमें जब पढ़ना है पोएट्री तो हम पहले कैसे आंसर फ्रेम करेंगे, हम क्या लिखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पोएट्री कुछ नया है, आप अभी जानते नहीं है पोएट्री के बारे में, लेकिन हम क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है, कितना रिक्वायर्ड है, वो हमारे लिए यहाँ पर टॉपिक होगा, वो हमारे लिए यहाँ पर समझना होगा हमें। तो शुरू करते हैं। पहले तो आपको मीनिंग ऑफ पोएट्री पता होना चाहिए। सो मीनिंग ऑफ पोएट्री में हमें कम से कम 2-4 लाइन्स हमें पता होना चाहिए जो हम लिख सकें वहाँ पर। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि पोएट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट यूजेस नॉट ओनली वर्ड्स बट ऑल्सो फॉर्म, पैटर्न ऑफ साउंड, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू कन्वे द मैसेज। सो पोएट्री क्या होता है? कोई एक्सप्रेशन होता है, कोई फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जिसमें हम पैटर्न यूज़ करते हैं, कोई साउंड पैटर्न होता है, कोई राइम होता है, कोई राइम हो रही होती है, कुछ उसमें इमेजरी हो रही होती है, और कुछ उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा होता है, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रहा होता है, और उसमें कोई पैटर्न ऑफ साउंड होता है, कोई फॉर्म होता है, कोई मीटर होता है, कोई राइम होता है। मे बी एंड मीटर राइम ना भी हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री हो जाएंगी, पर आपका फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगरेटिव लैंग्वेज ज़रूर यूज़ हो रहा होता है, इमेजरी, साउंड, आयरनी, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा होता है, और वो एक एक्सप्रेशन होता है, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है पोएट्री। देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स एट डिफाइनिंग पोएट्री, व्हाइल सम डेफिनेशंस फोकस ऑन features such as rhythm, rhyme and repetition. Other concentrate on the distinct use of language in an imaginative and creative manner. So बहुत सारी डेफिनेशन है, अभी आप देखेंगे तो लिटरेचर बहुत सारी डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट सभी ने कुछ ना कुछ डिफ़ाइन तो किया ही है पोएट्री को, बट हमारा फोकस है कि हम वैरायटीज़ देखेंगे और बेसिकली वो देखेंगे जो अभी तक हमें रिक्वायर्ड है या एक्सेप्टेबल है, जो हमारे ग्रेट मास्टर्स ने कहा है। So, as usually, characteristics of attempts of defining word in the arts such as poetry, subjective definition cannot be totally avoided. Therefore, definition of such subjective nature has not been excluded so as to open the mind of the reader to different ideas. अब सबका अपना अपना समझना है, सोचना है, सब्जेक्टिव ओपिनियन है, अपनी पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर हम ऐसा नहीं कि एक जनरल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं पोएट्री के लिए, हमें सब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी समझना पड़ेगा कि किसके नज़रिए से हमें क्या समझना चाहिए पोएट्री के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डेफिनेशन सिंपल सी देते हैं, जनरल बात, कि पोएट्री इज़ अ मेथड ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन विच सजेस्ट बाय मीन्स ऑफ इमेजरी, रिदम एंड साउंड। एक एक्सप्रेशन, एक थॉट, एक फॉर्म है, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? इमेजरी से, कोई इमेज की तरह हम उसको इमेजरी वर्ड से क्रिएट करते हैं, रिदम हो रहा होता है या साउंड से, साउंड इफेक्ट से। फिर वो कई राइटर्स का नाम आपको बताएंगे और कई राइटर्स के नाम आपको जानने चाहिए, और उनके ओपिनियन में पोएट्री की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। तो कई राइटर्स में कौन आ सकते हैं? तो अगर एक कोई इंपॉर्टेंट हम उठाते तो कुक उठाते, तो कुक कहते हैं पोएट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड द पोएट इज़ अ मेकर। पोएट्री जो है एक क्रिएशन है, एक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, कुछ बन रहा होता है, और पोएट जो होता है उसका मेकर होता है, मतलब इट इज़ अ डिवाइन। आप ये समझ सकते हैं। हम मेकर किसको कहते हैं? मैनी राइटर्स, मैनी पोएट्स ने मेकर गॉड को कहा है, जैसे कि आपके मिल्टन ने कहा है कि टू माई मेकर आई एम एड्रेसिंग दिस लाइन टू माई मेकर। मेकर कौन? गॉड। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उन्होंने कहा है मेकर। मेकर गॉड को भी कहते हैं। तो इसीलिए पोएट्री को हम थोड़ा डिवाइन एबिलिटी भी मानते हैं कि हर एक के बस का नहीं होता है कुछ नया क्रिएट करना। तो इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव थिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट हो रहा होता है पोएट के द्वारा। फिर एज़रा पॉन्ड जो थे उन्होंने कहा कि प्रॉबेबली ग्रोनिंग अंडर द वेट ऑफ टू मैनी अनसेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ पोएट्री
It is simply language charged with meaning to the fullest possible degree. सो एज़रा पॉन्ड ने भी, अभी मैं यहाँ पर आपके लिए ये डेफिनेशंस लिख देती हूँ ताकि आप इसको देख लें और अगर अपने आंसर्स में यूज़ कर लें एक स्क्रीनशॉट लेते हुए। तो यहाँ पर एज़रा पॉन्ड भी बहुत सारी डेफिनेशंस को हटाते हुए, अनसेटिस्फैक्टरी डेफिनेशंस को हटाते हुए कहते हैं इज़ अ सिंपली लैंग्वेज चार्ज विथ मीनिंग, जिसमें बहुत सारी इंटरनल मीनिंग्स होती हैं। एक सिंपल लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी इंटरनल मीनिंग होगी, टू द फुलेस्ट पॉसिबल डिग्री, जितनी भी आप क्रिएट कर सकते हो उतनी, यानी कि आप कितने भी इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं। एक पोइट्री का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होगा, कई इंटरप्रिटेशन, कई इंटरनल मीनिंग, कई इंटेंशंस, कई चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज चार्ज विथ मीनिंग्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल डिग्री, कितने अच्छे तरीके से कन्वे हो सकती है उतने अच्छे तरीके से। फिर जॉन स्टीनबैक ने कहा कि पोइट्री इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ राइटिंग एंड क्लोजली किन टू म्यूज़िक। पोइट्री जो है वो राइटिंग की एक कला है, मैथमेटिक्स है, मतलब जैसे आप कहते हैं ना लॉजिक है, और राइटिंग का एक आर्ट है, एक टेक्निक है, और वो क्लोज है म्यूज़िक के, क्योंकि आपको पता है उन्होंने सपोर्ट किया राइम को। तो यहाँ पर राइम जब आएगा तो म्यूज़िक आ जाएगी, उसमें रिदम आ जाएगा, उसमें मीटर आ जाएगा, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करते हुए क्लोजली किन टू म्यूज़िक को एक तरह से सिस्टर बता दिया पोइट्री का, या पोइट्री को सिस्टर बता दिया म्यूज़िक का। आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन माई ओन इंटरप्रिटेशन, इट्स नॉट दैट द रियल इंटरप्रिटेशन इज़ दिस। और यही बात है कि आप हर वर्ड का, हर चीज़ का, हर सेंटेंस का अपना इंटरप्रिटेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ऑड्रे लॉर्ड ने कहा कि वर्ड्स आर मोस्ट फैसिनेटिंग, पोएट्री इज़ नॉट ओनली ड्रीम और विजन, इट इज़ द स्केलेटन एंड आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये सिर्फ ड्रीम या विजन नहीं है। आपको पता है चौसर जो है ड्रीम सीक्वेंस में लिखते थे कि ड्रीम देखा उन्होंने, और फिर उसमें उन्होंने कोई बात, कोई पोएट्री लिख डाली, जैसे कि आपका है पार्लियामेंट ऑफ हाउस, नहीं वो है द हाउस ऑफ फेम है, तो ड्रीम में ही वो पोएट्री, या द बुक ऑफ डचेस है, तो वो सब ड्रीम में है, ड्रीम सीक्वेंस है उसमें। लेकिन वो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली ड्रीम। कौन कहते हैं? ऑड्रे लॉर्ड कहते हैं कि ये ड्रीम ही नहीं है सिर्फ, ये एक तरह से पूरा खांचा है, पूरा स्केलेटन है, पूरा आर्किटेक्ट है हमारी ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि हम पोएट्री में बहुत कुछ उतार देते हैं, अपना पेन, अपनी खुशी, अपना हैप्पीनेस, अपना प्यार, लव, अफेक्शन, जेलसी, हम पोएट्री में कमांड, सब कुछ डाल सकते हैं। आप कई अलग अलग राइटर्स को पढ़ेंगे तो आप ना सिर्फ उसमें हिस्ट्री डाल सकते हैं, पोएट्री में हिस्टोरिकल पोएट्रीज़ भी हैं, बहुत सारी ऐसी पोएट्री जो हिस्ट्री बता रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी पोएट्री जो समाज का मिरर हो रही होती हैं, जैसे चौसर की पोएट्री जो है वो हमारी इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम, कि आप प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑथर का माइंड और उस वक्त का जो कुछ भी सोसाइटी में हो रहा था वो मिरर होल्ड करती हैं। तो पोएट्री जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टिक या फैंटेस्टिक ड्रीम विजन ही नहीं है कि ड्रीम में आपको कोई विजन आया, आपने उसको उतार दिया, या आपने कोई कलात्मक चीज़ें लिख दी, या कल्पना ही नहीं है। वो तो पूरा स्केलेटन है, पूरा आर्किटेक्चर है हमारे लाइफ का। एक पोएट्री में अपनी पूरी लाइफ की हर घटना, हर इमोशन, हर भाव, हर रस को डाल सकते हैं। आपने पढ़ा भी है, एक पोएट्री होगी उसमें आप हर रस को डाल के अपने पोएट्री को एक्सट्रीम पे लिख सकते हैं। और पोएट्री क्या हो गई? स्केलेटन हो गई। जैसे स्केलेटन जो होता है एक बैकबोन होती है, उसके ऊपर पूरा सांचा खड़ा होता है, उसी तरह से पोएट्री जो होती है वो हमारे लिए बैकबोन है एक तरह से उसी पे हमारी लाइफ जो है हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती हुई दिखा सकती है, इतनी पावरफुल होती है पोएट्री। द पोएट्री ऑफ दिस डेफिनेशन लाइज इन इट्स रिकॉग्नाइजेशन दैट पोएट्री इज नॉट जस्ट व्हाट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द पोएट और अ मिस्ट्री दैट कैन नॉट बी अनरेवल्ड, बट अ skeleton and architect of representation of experience in life। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पोएट्री जो है बस खाली ड्रीम वाली बातें, कल्पना वाली बातें कि सूरज खिला और चाँद हंसा, बस यही नहीं है पोएट्री हमारे लिए एक पूरा स्केलेटन होल्ड करता है, एक पूरा आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन करता है हमारी ज़िंदगी, हमारे एक्सपीरियंस का, जो भी मैंने कहा। और ऐसी चीज़ होती है जिससे हम रिलेट करते हैं। लव पोएट्री है, अगर आप रिलेट नहीं करते, यू आर नॉट हैविंग द सेम इंटेंशन, सेम फीलिंग फॉर योर बिलव्ड, आप क्यों सुनोगे उस पोएट्री को? आप क्यों सुन रहे हैं? अगर आपको आपका जो लवर है या आपकी जो बिलव्ड है वो जॉन डन की लवर जैसी नहीं लगती, या वो आपकी
जो भी लव पोइट्स हैं उनकी जैसी लवर जैसी नहीं लगती, आप रिलेट ही नहीं कर पाते, तो आप क्यों लिखेंगे? अगर आपको नहीं लगती वो आप अपनी लवर जैसी, तो आप क्यों लिखेंगे? अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बिलव्ड का बोल रहा है कि बाल जो है वो बिल्कुल सिल्क जैसे हैं और आपकी नहीं हैं, आप नहीं मानते कि उसके बाल सिल्क हैं, तो फिर आप क्यों रिलेट नहीं कर पाएंगे? तो फिर जब आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप पोइट्री को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो वो यही कहता है कि हम पूरी तरह से पोइट्री में तभी डूब जाते हैं जब पोइट्री रिलेट हम करते और रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि पोइट्री होती ही है हमारे ओन एक्सपीरियंस का स्केलेटन। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड विल्बर, पोइट्री प्राइम वेपन इज़ वर्ड्स यूज फॉर नेमिंग, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ थिंग। तो वो ये कहते हैं कि पोइट्री का मेन इंटेंशन जो है वो क्या है? वर्ड्स। मेन पावरफुल क्या है? टूल क्या है? वर्ड्स। वर्ड से हम ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं, ऐसी चीज़, ऐसा हथियार बनाते हैं और उसको क्या करके अलग चीज़ों को अलग नाम देके नेमिंग करके। नेमिंग कैसे कि आपका कोई सिंपल लेडी है, उसको आपने फूल कह दिया, किसी चीज़ का कोई और नाम रख दिया, कुछ उसको प्रोवाइड करके, मेटाफर प्रोवाइड करके कि एज ब्यूटीफुल, या सिमिली प्रोवाइड करके कि एज ब्यूटीफुल एज रोज़, शी इज़ द रोज़ ऑफ माई लाइफ, तो शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, ऐसे करके आप बात करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। तो इस तरह से आप इतने पावरफुल बना देते हैं उन वर्ड्स को, उनको कंपेयर करते हैं, जैसे सिमिली कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट देते हैं आप उनका। तो आप इसमें पैराडॉक्स और इसमें आप ऑक्सीमोरॉन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके इतना इंटेंस बना देते हैं उस पोइट्री को कि वो वर्ड्स हमको अपील करने लगते हैं। वो ये विल्बर ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर वो एक एज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा उनका वर्क ही रोमांटिक पीरियड पे है, और पोइट्री में अगर रोमांटिक पोइट्री नहीं हुई तो पोइट्री हमने पढ़ी भी नहीं, क्योंकि ये कल्पना पे है पूरी। तो वो कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन क्या है? पोइट्री इज़ द इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यूजुअली rhythmical, the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility। अब मैं इस वाली लाइन्स को मैं कितनी बार क्लास में बोल चुकी हूँ कि पोइट्री इज़ द इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यूजुअली रिदमिक, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, जज्बातों का एक समुंदर है, एक ओवरफ्लो है। जैसे कि एक पैमाने में आप ड्रिंक कुछ भर रहे हैं तो भरते भरते बाहर आ जाए, उस तरह का ओवरफ्लो है। मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और वो कब आएगा? जब ऐसा नहीं कि आपने किसी को अच्छा देखा और आपने डैफोडिल्स देखा, वर्ड्सवर्थ ने आपने डैफोडिल पढ़ रखा है और उन्होंने जल्दी वहीं पे पेन पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, इट इज़ कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब वो अकेले होंगे, जब वो तन्हा होंगे, तो रिकलेक्टेड है। उस फीलिंग को रिकलेक्ट करेंगे हम अपनी इमेजिनेशन और लिखेंगे। जैसे आप कहीं एक शिमला वगैरह घूमने गए, आपने वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें देखी, अब आप वहाँ के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप तुरंत पेन पेपर लेके नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट टाइम कि आप वहाँ बैठ के पोइट्री लिखने लगेंगे। आप क्या करेंगे? उसको अपनी यादों में बसा के लाएंगे और फिर उसके बाद घर में आकर के आप उसको फिर से इमेजिन करेंगे और फिर लिखेंगे। सो दिस डेफिनेशन जनरली एक्सेप्टेड is relatively more appropriate as it reinforces the creation of beauty, expression of emotions, and the illuminations of thought. As mentioned earlier, this is affected by means of the element of poetry, imagery, sound and form. तो अब आप डेफिनेशन में कई तरह की डेफिनेशन कर सकते हैं। आप एक इलियट की भी डेफिनेशन डाल सकते हैं, आप एस टी कोलरिज ने क्या कहा ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है। तो मैं आपको कई डेफिनेशंस अभी लिख के ऊपर दूंगी, इसमें जब मैं आपके लिए असेंबल करूंगी ये वीडियो, तो मैं आपको कई डेफिनेशंस दूंगी ताकि आप उन डेफिनेशंस को यूज़ कर सकें। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यही हैं, जिससे आपको नेचर समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स और फॉर्म और रिदम और क्रिएशन का एक असीम मिक्सचर है पोएट्री, जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को, हमारे ह्यूमन लाइफ के रियल एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कोई भी उससे अपने आप को रिलेट कर सकता है, और वो इंटेंसली हमारे हार्ट को अपील करती है, जिससे हम उसको फील कर पाते हैं, और वो वही वर्ड्स वगैरह और जो जितने रिदम है वगैरह उनको पावरफुल बनाते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए पोएट्री लिखने के लिए? पहला तो हमें फीलिंग चाहिए, उसको फील करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम रिलेटेबल काम करें, रिलेटेबल लिखें। तीसरा, अगर हम इतनी आर्टिफिशियलिटी डाल भी दें तो भी हम पोएट्री नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पोएट्री लिखना एक डिवाइन टैलेंट है। पोएट्स आर डिवाइन पीपल। वो ऐसा नहीं होता कि कोई भी पोएट्री लिख लेगा। आप टेढ़ी मेढ़ी पोएट्री तो लिख लेंगे, बट अगर हाँ सच में अगर आप
कुछ बहुत इंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखने के अलावा एक इनेट टैलेंट होना ज़रूरी है, ऐसा मानना है। फिर नेचर ऑफ पोइट्री क्या होती है? नेचर ऑफ पोइट्री में पोइट्री फ्रॉम द ग्रीक पोइसिस मीन्स मेकिंग और क्रिएटिंग। तो पोइट्री का जो नेचर है, जो मीनिंग है, जो वर्ड है वो ड्राइव्ड है, जिसका मतलब है मेकिंग और क्रिएटिंग, और इट इज़ एन आर्ट फॉर्म। पोइट्री में प्रीडेट लिटरेसी और इट वॉज रेंडर्ड ओरली as folk songs in the most cultures. Many ancient works such as Vedas, Odyssey and few other had been composed in poetic form for oral transmission, including many traditional poetry from Africa. The oral beauty, evocative emotions and thoughts have not been lost on poetry in written form over the years. So पोइट्री का जो फॉर्म है वो बहुत ही क्रिएटिव है और रिदमिक है, और वो ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो कहते हैं कि जो बड़े बड़े एंशंट वर्क हैं वो भी पोइटिक वे में हैं। जैसे आप वेदास को जानते हैं, वो पोइटिक स्टाइल में है, रिदम है, उसमें राइम है। ओडिसी जो है वो भी राइम और रिदम के साथ है। और बहुत सारे वर्क जो हैं वो ओरल ट्रांसमिशन करने लायक है, सिंग कर सकते हैं आप, उनको गा सकते हैं। वो आपने देखा होगा, कभी आप कोई एंशंट प्रोग्राम देखते होंगे आप, एक आता था देवसेना वाला प्रोग्राम आता था, या बाहुबली की फिल्म है, तो उसमें पीछे से संस्कृत के श्लोक बज रहे होते हैं या उनमें राइम होती है। तो आपने ये देखा कि कोई भी एंशंट, अगर वेदा का जाप भी हो रहा होता है, वैसे तो आप यूजुअली वेदा का जाप सुन नहीं पाते, लेकिन अगर कोई यज्ञ वगैरह होता तो आप सुनेंगे कि उसमें जो भी मंत्र बोले जा रहे होते बड़े रिदमिक होते। शादी वगैरह होती तो आप देखेंगे कि जो भी मंत्र बोले जा रहे होते बड़े बड़े रिदम में होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि पोइट्री जो है वो रिदम और क्रिएशन है, और बहुत उसका मतलब ही होता है क्रिएटिंग और मेकिंग, और वो रिदम में होती है। और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं जो कि कल्चर में, बहुत पुराने कल्चर्स में भी मशहूर हैं। फ्रॉम द एटिमोलॉजी मीनिंग ऑफ पोएट्री, वन में आस्क व्हाट इज़ बीइंग मेड और क्रिएटेड विद पोएट्री। पोएट्री इज़ अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर विच इन्वॉल्व्स द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स। पोएम लिखा जाता है, पोएम का एक जॉनरा है वो पोएम लिखने का। पोएट्री एक पोएम लिखने का जॉनरा है जो कि क्रिएटिव होता है, उसमें एक्सप्रेशन होता है और उसमें इलिमिनेटिंग इफेक्ट्स दिए जाते हैं, किससे फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करके अपीलिंग मैनर होता है। ऐसा होता है जो मैन हैज़ बॉडी एंड सोल, उसी तरह से जो पोएम होती है उनका भी बॉडी और सोल होता है। वो क्या होता है, आइडिया उसकी बॉडी होती है, वर्ड्स उसका सोल होता है। वर्ड्स उसकी बॉडी होती है और आइडिया उसका सोल होता है। और जैसे एक स्कल्पचर जो होता है, स्कल्पचर वो अपने मूर्तिकारक जो होता है मूर्ति को गढ़ता है, उसी तरह से मोल्ड करता है। उसी तरह से एक पोएट जो है बहुत ब्यूटीफुली अपनी पोएट्री को एक एक वर्ड्स के साथ यूज़ करता है और यूज़ करके उसके थॉट्स और इमोशंस को उसमें एडजस्ट करता है। और उसी तरह से एक मूर्ति, जैसे एक बहुत अच्छी खूबसूरत मूर्ति का कार जो होता है मूर्ति बना के प्रेजेंट करता है, उसी तरह से एक पोएट्री लिखने वाला एक बहुत ही क्रिएटिव स्टाइल की पोएट्री कंप्लीटली लिख के प्रेजेंट करता है। और ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, ये आर्टिस्टिक तरीका, जैसे कि कलर का यूज़ होता है पिक्चर्स बनाने के लिए, एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है पोएट्री बनाने के लिए। और जैसे ब्यूटीफुल कलर्स डालकर आप पोएट्री को बेहतरीन कलर पेंटिंग को बेहतरीन बनाते हैं, उसी तरह से ब्यूटीफुल इमोशंस और थॉट्स डाल करके आप अपनी पोएट्री को बेहतरीन बनाते हैं। और इसको फिर उन्होंने ये भी कहा कि म्यूज़िक से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक में आपको अलग अलग राग लय सुर चाहिए होते हैं, उसी तरह से आपको पोएट्री में भी चाहिए होते हैं। ये कुछ वही बात होगी जो हमारे अरिस्टोटल ने भी एक्सप्लेन किया है पोएटिक्स में, कि कंपेयर किया है पोएट्री को म्यूज़िक से, आर्ट से, और फॉर्म्स बताए हैं। पोएट्री इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन। इट इज़ इन दिस वे दैट द ब्यूटी इमोशंस एंड थॉट इन द पोएम फर्स्ट फाइंड एक्सप्रेशंस। तो उसमें इमोशंस होना ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया कि रिलेट नहीं करेंगे तो पोएट्री काहे की होगी। फिर एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ भी जाएगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री एंड व्हाट कैन यू से दैट डिमॉन्स्ट्रेट और राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। तो पहला हो गया एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री क्या होते हैं, राइम, रिदम, एलिट्रेशन, एसोनेंस, स्टैंजास, इमेजरी एंड डिक्शन। तो अब आपको ये अलग अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि राइम क्या होता है, रिदम क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, स्टैंजा क्या होता है, इमेजरी एंड डिक्शन। तो आपको मैं बता दूं, रिदम तो आप समझ रहे होंगे कि इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच डिमॉन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेच्ड सिलेबस पर्टिकुलरली इन वर्ड्स फॉर्म। इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगी।
और फिर आपको पता है कि आप अगर राइम के बारे में बोलें कि राइम क्या होता है, तो आपको पता है कि राइम क्या होता है, लेकिन आपको एक डेफिनेशन लिखने के लिए अगर चाहिए तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि राइम इज़ अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स वर्ड्स अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन इन पोएम और सॉन्ग। और फिर एलिट्रेशन के बारे में बोलेंगे कि एलिट्रेशन भी एक एलिमेंट है। एलिट्रेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं और या लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। रिपीटेशन, एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे कि लैटिन एंड लैटिरा, या फ्लावर फ्लरिश फ्लोज विथ विंड, तो वो 3 बार एफ आ गया। जैसे कि आप उसमें बोल सकते हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज की एक लाइन है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट इनटू दैट साइलेंट सी। तो देखेंगे आप इसमें कि साइलेंट और सी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, बी का साउंड रिपीट हो रहा है, ब्रीज ब्लू, और एफ़ का साउंड रिपीट हो रहा है, एस का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आपका जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। और वैसे ही जब हमारा वॉवल साउंड रिपीट हो रहा होता है तो हम फिर उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं बता सकती हूँ वॉवल साउंड के लिए, जैसे आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैली वेल्स एंड हिल व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड a host of golden daffodils beside the lake beneath the tree fluttering and dancing in the breeze। तो इसमें क्या हो रहा था, रिदम एंड म्यूजिक एसोनेंस इज प्राइमरी यूज इन पोएट्री इन ऑर्डर टू ऐड रिदम एंड म्यूजिक बाय एडिंग एन इंटरनल राइम टू अ poem. Like assonance takes place when 2 or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds। जैसे कि आपका आगे का एक जैसा होगा वॉवल साउंड और शुरू का, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जो मैंने अभी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स यहाँ पे बोली हैं कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फिर स्टैंजास क्या होता है, पैराग्राफ आप समझ ले, जब पोएट्री में होता है तो वो स्टैंजा होता है। इन पोएट्री स्टैंजा इज अ डिवीजन ऑफ 4 or more lines having a fixed length, meter or rhyme scheme। Stanza divides a poem in such a way as not harm its balance but rather it adds to the beauty, to the symmetry of a poem। So moreover it allows poets to shift their mood and present different सब्जेक्ट मैटर इन द पोम्स। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं स्टैंजाज में। आप कहते हैं कपलेट होते हैं, टर्सेट होते हैं, क्वाट्रेन होते हैं, कॉन्ट्रेन होते हैं, सेस्ट होता है, सेट्स होते हैं, कपलेट्स, और इनको भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिर आपकी इमेजरी आती है, मीन्स टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड आइडियाज़ इन सच अ वे दैट इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेस। ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करना, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करना कि वो आपको अपील कर सके, आप जब पढ़ें सुने। जैसे जू रोमियो, ओ शी डाउट टीच द टॉर्च टू बर्न ब्राइट, इट सीम्स एज शी हैंग अपॉन द चीक्स ऑफ नाइट लाइक अ रिच ज्वेल इन एथिफो ईयर। रोमियो प्रेजेस जूलियट। मतलब एक सिंपल सी बात को इतने एक्सप्रेसिव वे में, इतने अच्छे से ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ करते हुए बोलना कि वो अपील करे फिजिकल सेंसेस को। और डिक्शन जो होता है वो आपको पता है कि स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ स्पीकर और अ राइटर। लाइक एग्जाम्पल, कीट्स इन हिज ओड ऑन अग्रेशन अर्न यूजेस फॉर्मल डिक्शन टू अचीव अ सर्टेन इफेक्ट। He goes saying that heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter therefore. Yet soft pice plays on, notice the use of formal ये इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल यू ना यूज़ करके ये यूज़ किया। मतलब डिक्शन में चेंज लाना। उनको एक पोएटिक लाइसेंस भी मिला होता है पोएट को कि वो अपने लिए, अपने इफेक्ट को यूज़ करने के लिए, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अपने लैंग्वेज और डिक्शन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और न्यू वर्ड्स कॉइनेज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको समझ में आ जाए। और मैं इसके थोड़े से नोट्स आपको दे दूँगी ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सकें।